Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of right of occupancy under this act. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. This right of occupancy is explained in Chapter 2 of Punjab Tenancy Act 1887 and Section 5 of this Act explain this topic. Section 5 बात करता है tenants having the right of occupancy. ये सेक्शन बताता है कि टेनेंट कब राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकते हैं. अब राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या है? कब्जे का हक. द राइट टू होल्ड द पोजेशन ऑफ अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी. किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कब्जे का राइट है वो टेनेंट को कब कब दिया जाता है. नाउ हु इज द टेनेंट? वो हम ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. द पर्सन हु होल्ड्स अ पार्सल ऑफ द लैंड अंडर एनी अदर पर्सन. सो टेनेंट के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कब कब आता है? सेक्शन 5 4 सिचुएशंस बता रहा है, 4 कंडीशंस बता रहा है जिनके अंदर एक टेनेंट को राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया गया है. सो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को. अ टेनेंट नंबर 1. अब पहली बात की गई है हु हैड द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर मोर देन 2 जनरेशंस. जनरेशन टू जनरेशन की बात की गई है. हेरिडिटरी टेनेंट्स को डिस्कस किया गया है कि कोई भी ऐसा टेनेंट हु फॉर मोर देन 2 जनरेशंस इन द मेल लाइन ऑफ द डिसेंट थ्रू अ ग्रैंडफादर और ग्रैंड अंकल फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 20 years been occupying the land, paying no rent beyond the amount of land revenue and the rates and cesses for the time being chargeable thereon. अब पहली सिचुएशन में बताया गया है कि कोई भी ऐसा टेनेंट जो कि 2 जनरेशन से फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years. पहली बात कि लैप्स ऑफ टाइम कितना है? 20 साल का अरसा है. मिनिमम टाइम है कि 20 साल के अरसे से कम नहीं होना चाहिए. एक ऐसा टेनेंट जो कि तकरीबन 20 साल से जनरेशन टू जनरेशन किसी एक लैंड को ऑक्युपाई कर रहा है. नस्ल दर नस्ल वो चीज़ चलती आ रही है और वो लैंड एक ही जनरेशन के पास है और वो 20 साल से उसके ऊपर काबिज हैं, तो उनके पास राइट ऑफ ऑक्युपेंसी है. लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि वो उस लैंड को ऑक्युपाई तो कर रहे हैं लेकिन उस लैंड के ऊपर वो किसी तरह का कोई रेंट पे नहीं कर रहे, सिवाय उस लैंड रेवेन्यू के जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो पे कर रहे हैं. तो उनका राइट ऑफ ऑक्युपेंसी है उस लैंड के ऊपर, वो क्लेम कर सकते हैं. सो पहली बात हेरिडिटरी टेनेंट. सेकंड इज लैंड ऑनर की बात की गई है. A person or a tenant who having owned the land and having ceased to be the landowner thereof otherwise than by forfeiture to the government or than by any voluntary act since he ceased to be landowner continuously occupied the land. कि कोई एक ऐसा टेनेंट जो कि पहले उस ज़मीन का मालिक था लेकिन बाद में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि वो उस ज़मीन का मालिक नहीं रहा, लेकिन ज़मीन की मलकियत उसके पास कैसे नहीं होनी चाहिए? 2 कंडीशंस हैं कि उसके अपने किसी एक्ट की वजह से नहीं होना चाहिए कि वो ज़मीन का मालिक नहीं रहा, या फिर गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ना लिया हो जिस वजह से वो लैंड ऑनर नहीं रहा. ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हो. इसके अलावा अगर किसी कंडीशन की वजह से वो लैंड ऑनर नहीं रहा और वो कॉन्टिन्यूसली उस लैंड को ऑक्युपाई कर रहा है तो वो उस ज़मीन के ऊपर अपना राइट ऑफ ऑक्युपेंसी क्लेम कर सकता है. थर्ड सिचुएशन क्या कहती है? थर्ड सिचुएशन बात कर रही है इनहेबिटेंट्स की, कल्टिवेटर्स की. अब कैसे? अ टेनेंट who in the village or estate in which he settled along with or was settled by the founder thereof is a cultivator occupied the land on the 21st day of October 1868 and has continuously occupied the land since that date. अब इसमें कहा गया है कि एक विलेज था,
उसके अंदर कोई जमीन थी जो कि ऑनरलेस थी, जिसका कोई भी मालिक नहीं था। कोई एक पर्सन उस विलेज के अंदर आकर आबाद हुआ और उसने उस जमीन को कल्टीवेट किया। कल्टीवेट करने के साथ उसने उस जमीन को आबाद किया और वो उस जमीन को ऑक्युपाई कर रहा है 21 डे ऑफ अक्टूबर 1868 से अब तक वो उस जमीन को ऑक्युपाई कर रहा है। तो उस जमीन के ऊपर वो अपना राइट ऑफ ऑक्युपेंसी क्लेम कर सकता है। यानी कि ऑनरलेस जमीन थी, एक बंदा आया, उसने उस जमीन को आबाद किया और कॉन्टिन्यूसली 1868 से अब तक वो उस जमीन को ऑक्युपाई कर रहा है। तो उस जमीन के ऊपर उसका राइट ऑफ ऑक्युपेंसी जनरेट हो चुका है। फोर्थ इज जागीरदार। अब जागीरदार कौन है ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉजेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। So a tenant who being a jagirdar of estate or any part of estate in which the land occupied by him is situated has continuously occupied the land for not less than 20 years or having been such jagirdar occupied the land for while he was jagirdar and occupied it for not less than 20 years। अब सिंपली इसमें कहा गया है कि एक मौजा है, एक स्टेट है और उसके अंदर कोई ज़मीन सिचुएटेड है। उस मौजे के अंदर किसी ज़मीन पर एक जागीरदार काबिज था और पिछले 20 साल से वो उस ज़मीन को ऑक्युपाई कर रहा है। तो उस ज़मीन के ऊपर उसका राइट ऑफ ऑक्युपेंसी क्रिएट हो चुका है। वो उस ज़मीन के ऊपर अपना राइट ऑफ ऑक्युपेंसी क्लेम कर सकता है। सो सेक्शन 5 के अंदर हमें 4 सिचुएशंस बताई गई हैं जिनके अंदर एक टेनेंट अपना राइट ऑफ ऑक्युपेंसी क्लेम कर सकता है। लेकिन कंडीशंस क्या है कि वो टेनेंट उस जमीन का रेंट पे ना कर रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट का जो लैंड रेवेन्यू है, जो टैक्सेस हैं, वो उसने पे किए हो और तकरीबन 20 साल के अरसे से वो उस जमीन को ऑक्युपाई कर रहा हो। तो उस जमीन के ऊपर उसका राइट ऑफ ऑक्युपेंसी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 बात करता है राइट ऑफ ऑक्युपेंसी ऑफ अदर टेनेंट्स रिकॉर्डेड एज हैविंग द राइट बिफोर पासिंग ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है? अ टेनेंट रिकॉर्डेड इन अ रिकॉर्ड ऑफ राइट सैंक्शन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिफोर द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868 is a tenant having the right of occupancy in the land which he has continuously occupied from the time of preparation of that record shall be deemed to have right of occupancy in that land unless the contrary has been established by the decree of competent court in a suit instituted before the passing of this act। अब सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी ऐसा टेनेंट जिसको रिकॉर्ड ऑफ राइट जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जिसको बनाने की इजाज़त दी गई है, अगर तो 21 अक्टूबर 1868 से पहले कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार किया गया था और उस रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर इस टेनेंट को राइट ऑफ ऑक्युपेंसी दी गई थी उस लैंड की जिसको वो कॉन्टिन्यूसली ऑक्युपाई कर रहा था एट द टाइम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड। तो अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री पास नहीं हुई इसके खिलाफ, तो उस जमीन के ऊपर इसका राइट ऑफ ऑक्युपेंसी है, वो अपना ऑक्युपेंसी का राइट क्लेम कर सकता है। यानी कि वो एक लैंड ऑक्युपाई कर रहा था, किसी पर्सन ने आकर उसके ऊपर कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया उसके खिलाफ कि ये जमीन मेरी है, तो उस वक्त तक उसका राइट ऑफ ऑक्युपेंसी उस जमीन के ऊपर है। Next is section 7, the right of occupancy in the land taken in exchange. If the tenant has voluntarily exchanged the land or portion of the land for merely occupied by him for other land belonging to the same landlord, the land taken in exchange shall be held to be the same right of occupancy as to which the land given in exchange would have been subject if the exchange had not taken place। अब ये सेक्शन कहता है कि लेट्स सपोज एक लैंडलॉर्ड है और उसकी एक से ज़्यादा ज़मीनें हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी 2 ज़मीनें हैं ए और बी, और एक टेनेंट उसकी ए वाली ज़मीन के ऊपर काम कर रहा है, वो उसको कल्टीवेट कर रहा है, उसने उस ज़मीन को ऑक्युपाई किया हुआ है। कुछ अरसे बाद वो लैंडलॉर्ड की दूसरी ज़मीन पर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ए से बी पर वो शिफ्ट हो जाता है और अब वो उस बी लैंड को ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर तो टेनेंट ने वॉलंटरीली कोई लैंड एक्सचेंज की है तो उस दूसरी वाली लैंड के ऊपर भी उसको सेम राइट
राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिए जाएंगे जो कि पहली जमीन के ऊपर थे, और बिल्कुल उसी तरह उसके राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इस जमीन के ऊपर भी होंगे जैसा कि एक्सचेंज कभी हुई ही नहीं है, यानी कि जमीन कभी एक्सचेंज ही नहीं हुई, ये वही वाली जमीन है। नेक्स्ट इज सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है establishment of right of occupancy on the grounds other than those expressly stated in the act. Nothing in the foregoing section of this chapter shall preclude any person from establishing a right of occupancy on any ground other than the ground specified in those section. अब इस सेक्शन 8 के अंदर सिंपली ये बताया हुआ है कि किसी भी टेनेंट के ऊपर इस चीज के ऊपर बार नहीं लगाया गया कि अगर तो इस एक्ट में मौजूद ग्राउंड्स के अलावा अगर किसी और ग्राउंड्स के ऊपर भी वो अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर रहा है तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट की ग्राउंड्स की हद तक ही राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम होगा। अगर कहीं और कोई और ग्राउंड्स हैं जिनसे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम किया जा सकता है तो वो टेनेंट अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ग्राउंड्स के ऊपर भी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 9, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। अब नो टेनेंट शैल एक्वायर अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। अब लैप्स ऑफ टाइम क्या है, हम पीछे से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई टेनेंट 20 साल से किसी लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जनरेट हो जाता है उस लैंड के ऊपर। ये सेक्शन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इस लैप्स ऑफ टाइम की वजह से राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्रिएट नहीं होगा, बल्कि मजीद कुछ ग्राउंड्स भी होने चाहिए जो कि राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी को क्लेम करें। जैसे हमने कहा, ज़मीन के ऊपर रेंट पे ना करना, ज़मीन के टैक्सेस पे करना, वॉलेंट्री एक्ट के थ्रू लैंड ऑनरशिप ख़त्म हो जाना। सो लैप्स ऑफ टाइम के अलावा मजीद ग्राउंड्स होंगे तब राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम की जा सकेगी। लास्ट इज सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ऑनर इन द लैंड हेल्ड इन जॉइंट ऑनरशिप। In the absence of the custom to the contrary, no one of the several joint owners of the land shall acquire a right of occupancy under this chapter in the land jointly owned by them. अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर एक लैंड है और वो जॉइंटली ऑन हुई है, उसके एक से ज्यादा मालिक हैं, बहुत सारे लोगों का उस जमीन के ऊपर कब्जा है, तो उन सेवरल जॉइंट ऑनर्स में से तमाम या कोई एक ऑनर भी उस जमीन के ऊपर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम नहीं कर सकता। ये जनरल रूल है, लेकिन इसी के साथ एक्सेप्शन दी गई है कि अगर वहां का कोई कस्टम है जो कि इस चीज को अप्रूव कर रहा है तो फिर जॉइंट ऑनर्स राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल रूल के अकॉर्डिंग जॉइंट ऑनर सारे के सारे या कोई एक ऑनर भी उस जमीन के ऊपर जो जॉइंटली ऑन है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम नहीं कर सकते। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के टॉपिक के ऊपर, जो कि हमने सेक्शन 5 से सेक्शन 10 तक डिटेल में डिस्कस की है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या है, टेनेंट कब राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकता है, वो सिचुएशंस हमने डिस्कस की। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।